Hello students, welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself रंजीत कुमार, स्वागत है सर आप लोगों का आज की क्लास में। आइए सर, आज हम लोग कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे उनके आंसर्स, ठीक है, और साथ में उनके एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कौन कौन ऑनलाइन है एक बार शो करे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कौन कौन ऑनलाइन है एक बार शो करें। ऑनलाइन कौन कौन है। गुड इवनिंग। सुधांशु, हिमांशु, नवीन, जितेंद्र, रजनीश, गुड इवनिंग। तो आइए सर देखते हैं आज की क्लास और देखते हैं ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपने इकोनॉमिक्स के, उनका आंसर देखते हैं। तो सुधांशु, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुधांशु। चलिए आगे भाई सब लोग। और कौन कौन है ऑनलाइन। सुधांशु ऑनलाइन हो गए हैं। और कौन है, फटाफट जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग ऑनलाइन। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कौन कौन है ऑनलाइन, फटाफट शो करें। दो, सुधांशु या न्यू सीट है। बिल्कुल सुधांशु, न्यू सीट है, ये भी आज भी न्यू सीट है, ठीक है। फोर्थ है क्या, अब कौन सी है ये मुझे ध्यान नहीं है। आज भी न्यू सीट है, ठीक है, ओके। और कौन है ऑनलाइन, फटाफट जल्दी शो करें। चलिए शुरू करते हैं सर आज की क्लास और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थोड़ा मैं और जूम कर दूं, साफ दिखेगा आपको। क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है जी, विजिबिलिटी क्लियर है। आइए, ठीक है, ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एनएसजी गाइडलाइंस वर पब्लिश्ड इन 1978 बाय। तो ये एनएसजी गाइडलाइंस 1978 में जो पब्लिश हुई थी उसका मोटो क्या था। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनएसजी गाइडलाइंस इन 1975, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें एनएसजी के बारे में एक बार समझना होगा कि ये एनएसजी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे कि इट इज रिलेटेड टू विच, ये किससे संबंधित है। क्लियर। तो आइए देखते हैं कि एनएसजी के बारे में। आंसर जानते हैं आप लोग इसका। सुधांशु, जितेंद्र, आंसर बताइए। गुड इवनिंग जितेंद्र। नो, देखो एनएसजी का मतलब होता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब तो सुना होगा आपने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है इसको स्टैब्लिश किया गया था, स्टार्ट किया गया था 1975 में, ठीक है। और इसमें इस एनएसजी में 48 कंट्रीज हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि इन कंट्रीज ने 1975 में भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसको हम बोलते हैं एनपीटी, ठीक है। एनपीटी का मतलब होता है, अगर आपने सुना होगा नाम, कि इंडिया ने अभी तक एनपीटी पे सिग्नेचर नहीं किया है। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हिंदी में बोलते हैं कि परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। एनपीटी को नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बोलते हैं। तो ये आप देखेंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मास लेवल पर दूर आपस में होड़ मची एटम बम बनाने की, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप देखेंगे एक संस्था फॉर्म की गई, ठीक है। एक संस्था ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसको शुरू करने वाली जो संस्था थी वो थी आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसी ने आईएईए ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की स्थापना की 1975 में 48 कंट्रीज के साथ, और कहा एनपीटी बनाएंगे। एनपीटी का मतलब
जो भी एनपीटी पे सिग्नेचर करेगा वो एटॉमिक जो पावर है उसको एक्सपेंड नहीं करेगा। मतलब आप परमाणु जो क्या कह सकते एटॉम बम बनाने डिस्ट्रक्शन करने के लिए आप नहीं कर सकते कुछ, आपको आपके लिए बैन है, कोई भी टेस्ट नहीं कर सकते, ना आप किसी तरह की टेक्नोलॉजी लेन देन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो एटॉम जो बम है उस पर कंट्रोल करने के लिए ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये एनपीटी बनाया गया। अब ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है ये क्या करता है, तो कई सारी कंट्री है, जैसे रसिया है, इंग्लैंड है, उसके बाद कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके पास खूब सारा यूरेनियम है। और आप जानते हैं कि यूरेनियम से ही एटम बम बनता है। तो कहा गया कि अगर यूरेनियम का इस्तेमाल डिस्ट्रक्टिव वे में हो तो फिर इससे हम बहुत ज़्यादा विनाश कर सकते हैं एटम बम बना के, लेकिन अगर इसका कंस्ट्रक्टिव यूज हो तो इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करके काफ़ी बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज को सप्लाई कर सकते हैं जहां पर नहीं है, ठीक है। तो 1975 में जिन जिन कंट्रीज के साथ के पास खूब सारा यूरेनियम है उन्होंने मिलकर एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप तैयार किया, ठीक है, और कहा कि जो यूरेनियम है उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करने के लिए हम इसको आगे मोटिवेट करेंगे। और फिर इसी के थ्रू एनपीटी बनाया गया कि परमाणु अप्रसार संधि, जिससे कम से कम एटम बम बनाए और इसका डिस्ट्रक्टिव यूज हम रोक सके, ठीक है। तो ये शुरू किया गया, ये शुरू किया IAEA ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। क्लियर? ये है ये डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? यस और नो बोलो, हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं? यस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूटेड मोर ऑफ द सेविंग इन इंडिया? इनमें से कौन सा सेक्टर है जो सेविंग को सबसे ज्यादा प्रमोट करता है? हिंदी देख लीजिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने भारत में अधिक बचत का योगदान दिया है? बताइए, आंसर दीजिए, गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। नवीन, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो। सुधांशु ने ए लगाया है, जितेंद्र ने सी लगाया है। देखिए, इसका राइट आंसर है टू का राइट आंसर है बी, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर ने सबसे ज्यादा सेविंग करी है। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब घरेलू। भाई आप देखेंगे कि हमारे डोमेस्टिक जितने भी MSME है या कॉटेज इंडस्ट्रीज है, ये जितने भी जो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो उनमें सेविंग सबसे ज्यादा की गई है। अगर जीडीपी और NI नेशनल इनकम का रेशियो देखें तो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, हाउस होल्ड सेक्टर। जो भी हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं हमारे देश में, चाहे MSME हो, चाहे आप देखेंगे छोटे जितने भी उद्योग है, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, तो इसमें यहाँ पर सेविंग का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर आप पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे तो पब्लिक सेक्टर हालांकि इसका एक्सपेंड काफी बड़ा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इसके एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय और दूसरे एक्सपेंसेस भी है जिसके इसकी सेविंग कम है। उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इतनी सेविंग नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी सेविंग है। हाउस होल्ड सेक्टर है, इसमें जो रेशियो आया है करंट, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सेविंग जो है, घरेलू बचत, वो हम हाउस होल्ड सेक्टर में करते हैं, ठीक है। जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर में MSME, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, ये सारी चीजें आती है, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज। क्लियर? तो राइट आंसर इज बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताइए, ऑल ऑफ द गुड्स विच आर स्केयर एंड लिमिटेड इन सप्लाई आर कॉल्ड। हिंदी दिखाता हूं आपको इसका। सभी वस्तु जो दुर्लभ और आपूर्ति में सीमित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, सभी वस्तु जो दुर्लभ और आपूर्ति में सीमित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताओ, IQ का क्वेश्चन है ये। भाई सुधांशु,
दुर्लभ, महंगी चीजें दुर्लभ थोड़ी होती हैं। महंगी चीजें, मान लो एप्पल का मोबाइल है, पैसे हैं तो कहीं भी खरीद सकते हो। मर्सिडीज बेंज, पैसे है तो कहीं भी, अब शोरूम हर जगह आपको मिल जाएंगे, कहीं भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि जो ये महंगी चीज जो है वो दुर्लभ है? दुर्लभ का मतलब जो रेयर है, रेयर एंड रेयर। नवीन ने आंसर लग्जरी गुड्स नहीं होगा। नवीन ने आंसर दिया डी, बिल्कुल राइट आंसर जो है वो है डी, इकोनॉमिक गुड्स। देखो अब कैसे यहां पर इसका मतलब है, समझाता हूं मैं इसको आपको। देखिए, लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स में आप देखेंगे कि कई सारी चीजें हैं जो महंगे परफ्यूम, महंगे घड़ी, महंगे चश्मे, महंगे कैप, आप महंगी गाड़ियां, महंगा घर, ये सब लग्जरी चीजें हैं। ठीक है, तो ये रेयर एंड रेयर नहीं है। ये अगर आपके पास पैसा है तो आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं, तो रेयर नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। एक्सपेंसिव, ये भी महंगी, वो भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। कैपिटल गुड्स, नॉर्मली सभी लोग यूज करते हैं, भी नहीं होगा। इकोनॉमिक गुड्स, आर्थिक चीजें हैं, वो रेयर होती है। जैसे आप देखेंगे कि कई सारे इकोनॉमिक गुड्स हैं। इकोनॉमिक गुड्स का मतलब आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट आप लगा सकते हैं इकोनॉमिक गुड्स के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें आप फूड ग्रेन से रिलेटेड कोई इकोनॉमिक गुड्स हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, ऐसा प्रोडक्ट जो इकोनॉमिकली बहुत कम बिकता है, रेयर एंड। जैसे आप देखेंगे, मान लो एग्जांपल, हार्ले डेविडसन था, इंपोर्ट करते थे अपन, बहुत महंगा और रेयर था, तो इकोनॉमिक गुड्स था, जो अगर जितना लोग खरीदेंगे उसको, उसकी डिमांड होगी तो गुड्स मिलती है, नहीं होगी डिमांड तो बिकती ही नहीं है। तो कई सारे इकोनॉमिक गुड्स हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है और वो अवेलेबल होती है, नहीं डिमांड होती है तो अवेलेबल नहीं होती है और रेयर एंड रेयर हो जाती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक गुड्स जो है ये रेयर एंड रेयर होती है और महंगी भी होती है। वो डिपेंड करती है डिमांड पर कि अगर उन गुड्स की डिमांड है तो वो आप मिल जाती है, अगर नहीं है तो वो उसमें आपके लिए रेयर होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल रेगुलेटर फॉर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? कौन है जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है? गिव मी आंसर। कौन है जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। हिंदी दिखाऊं? हिंदी, निम्न में से भारत में स्टॉक एक्सचेंज के लिए प्रमुख नियामक कौन है? बताइए। 4 का सी, सुधांशु ने भी। देखिए, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एनएससी जो है, इसमें शेयर सूचकांक, शेयर के जो शेयर इंडेक्स होते हैं जो शो होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर एनएससी का दिल्ली में है। आरबीआई आप जानते हैं सेंट्रल बैंक है। इरडा इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। सेबी 1988 में स्थापना हुई और 92 में इसको ऑथराइज किया गया शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। उसके पहले शेयर मार्केट को कंट्रोल करता था आरबीआई। अब मुझे ये बताओ, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बताइए। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नाम क्या है उसका? ओल्डेस्ट एक्सचेंज, ओल्डेस्ट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अरे बिल्कुल सुधांशु, राइट आंसर इज बीएसई। इसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। व्हेन वाज एस्टैब्लिश, कब एस्टैब्लिश हुआ था ये? व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड, कब एस्टैब्लिश हुआ था? बीएसई भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएसई है, सबसे पुराना, और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875। 1875 में ये एस्टैब्लिश हुआ था बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियामक प्राधिकरण बोलते हैं,
और 88 में स्थापना की गई थी। 92 में इसको लीगल राइट्स दिया गया था काम करने का, ठीक है। और उसके बाद तब से बीएसई सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। तो नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन, शेयर को, मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेबी की है। क्लियर? चलिए अगला बताएंगे मुझे। अगला क्वेश्चन, गिव मी आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर सब लोग को सही देना पड़ेगा, नहीं तो सोच लेना निर्मा सरफ से धोऊंगा मैं इस बार। राइट आंसर क्या है? गिव मी आंसर। राइट आंसर इज, सुधांशु ने सिर्फ जवाब दिया है, सुधांशु ने सिर्फ रिप्लाई किया है। हिंदी दिखाऊं? लो हिंदी देख लो। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? हिंदी देख लो जितेंद्र, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बताइए आप। नवीन, जितेंद्र, रजनीश, हिमांशु, आंसर कीजिए। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? बताओ, हिंदी में दिखा दिया, आप कितना टाइम लगाओगे? गिव मी आंसर, बताओ जल्दी, नहीं तो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलो, राइट आंसर जो है इसका वो है बी, ठीक है। इसका राइट आंसर है बी, हनी एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे गोल्डन रिवॉल्यूशन को एक और होता है फ्रूट प्रोडक्शन, मतलब फल उत्पादन। ये तीनों ही चीजें हैं इसे। तो हनी प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, फ्रूट मतलब फल उत्पादन, दीज आर रिलेटेड टू गोल्डन रिवॉल्यूशन। चलो एक और चीज बता दो, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच फील्ड? गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच फील्ड? बताइए, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच फील्ड? गोल्डन स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है? वेरी गुड, जूट। चलो अब आगे बताइएगा मुझे कि अगला रिवॉल्यूशन ये हो गया। अब मुझे बताओ, रेड रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच फील्ड? लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच फील्ड? बताइए सुधांशु। नवीन ने कहा है टोमेटो। सही है। देखिए, ये दो रिवॉल्यूशन से, दो चीजों के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। एक तो टोमेटो है और दूसरा क्या है जी? तो मीट, ठीक है। टोमेटो और मीट ये दोनों ही रिलेटेड है, आप देखेंगे किससे? रेड रिवॉल्यूशन से। अच्छा चलो एक और बता दो, रेड हो गया। और ये अगला बताएंगे, राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच फील्ड? राउंड, बिल्कुल। पोटैटो, आलू, आलू प्रोडक्शन, आलू उत्पादन, पोटैटो, ठीक है। पोटैटो प्रोडक्शन से है रिलेटेड, क्या है? राउंड रिवॉल्यूशन। क्लियर? आई थिंक ऑलमोस्ट रिवॉल्यूशंस आप लोगों को याद होंगे, याद है ना? सारे रिवॉल्यूशंस लिखाए थे मैंने तुम लोगों को, लिखाए थे ना? नवीन, भूले तो नहीं हो? वो सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है रिवॉल्यूशन से। मतलब एक क्वेश्चन रिवॉल्यूशन से हर बार पूछा गया इकोनॉमिक्स में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि रिवॉल्यूशन इज मस्ट, मतलब किसी भी, सभी एग्जाम्स में, आप ही के एग्जाम में नहीं, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन सब में एक रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्कीम ऑफ प्रोजेक्ट? स्कीम और प्रोजेक्ट, इनमें से कौन स्कीम और प्रोजेक्ट नहीं है? बताइए कौन सा है भाई? नवीन, रॉन्ग आंसर। नवीन ने रॉन्ग आंसर दिया है। जितेंद्र, देखो सबसे पहले अमृत योजना ये है,
ये स्कीम है अमृत योजना। आप देखेंगे 2014 में शुरू किया था अर्बनाइजेशन, जो भी शहरों में क्या कहते हैं उसको, अटल अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ये योजना शुरू की गई है, अर्बन क्षेत्रों में को और प्रॉपर डेवलप करने की। स्वच्छ भारत ये भी स्कीम है, स्वच्छ भारत योजना। आयुष्मान भारत है, आयुष नहीं है। जनधन योजना ये भी योजना है। तो राइट आंसर इज सी, आयुष कोई योजना नहीं है, आयुष्मान है, आयुष नहीं है। ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री है, प्रोजेक्ट या कोई स्कीम नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी? ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एन इकोनॉमी इन विच एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कॉल्ड। बताइए आंसर। सेवेंथ का आंसर मैं हिंदी दिखा देता हूं, हिंदी देख लीजिए। एक अर्थव्यवस्था जिसमें गतिविधियों का आयोजन मांग और आपूर्ति के बाजार बल के माध्यम से किया जाता है, क्या कहलाता है? बताइए। ये मैंने इंग्लिश दिखा दिया आपको, बताओ इसका आंसर, गिव मी आंसर। नवीन, सुधांशु ने नहीं दिया है, नवीन ने सी और जितेंद्र ने सी। वेरी गुड। सेवन का राइट आंसर जो है वो सी ही है, मार्केट इकोनॉमी। अब आइए देखो, इसमें आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा सा आईक्यू का इस्तेमाल करेंगे आप समझ जाएंगे। पहला, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ठीक है, और इक्वल, आप यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इक्वल डेवलपमेंट की बात की जाती है। ठीक है, और रिसोर्सेज पर स्टेट का कंट्रोल होता है। ये तो सोशलिस्ट हो गई। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट होती है सीधे सीधे। जो मार्केट इकोनॉमी है, तो मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे अगर मार्केट का डिफिनेशन समझेंगे तो मार्केट क्या होता है बॉस? तो मार्केट दो थ्योरी पर चलता है। ठीक है, एक तो होता है डिमांड, ठीक है, और दूसरा होता है सप्लाई। ठीक है, तो मार्केट जो है वो डिमांड और सप्लाई की थ्योरी पर चलता है। whenever demand is up, then supply is also up. Whenever demand is goes down, then supply is also goes down. ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि जहां पर, जिस प्लेस पर बायर्स बाय करने और सेलर्स सोल्ड करने के लिए जिस प्लेस पर ये दोनों एक जगह मिलते हैं, उस जगह को अपन मार्केट कहते हैं। ठीक है, और जब डिमांड रेज होती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, जब डिमांड कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। तो मार्केट इकोनॉमी इट्स टोटली डिपेंड ऑन डिमांड और सप्लाई, मतलब पूरी तरह से बाजार अर्थव्यवस्था जो है वो मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर काम करती है। अगर मांग बढ़ती है किसी वस्तु की तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, अगर डिमांड कम होती है तो सप्लाई भी डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी, मार्केट इकोनॉमी। जब भी डिमांड और सप्लाई की बात आए और डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग बात करें तो सीधे सीधे मार्केट इकोनॉमी को रिलेट करता है। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? ओके, यहां पर थोड़ा सा मैं तुम लोग को डिमांड समझाना चाहता हूं कि डिमांड एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि डिमांड से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे हैं और एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है। तो थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं, फिर ये डिमांड और सप्लाई के बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर? समझा दूं? समझा दूं? ठीक है, चलिए। देखिए,
थ्योरी ऑफ डिमांड, इसको बोलते हैं मांग का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड मांग का सिद्धांत बोलते हैं। ये कहता है कि डिमांड का मतलब क्या होता है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए commodity that a consumer is willing to purchase in a period of time at a कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो फैक्टर्स होता है वो है इसेंशियल फैक्टर्स ऑफ डिमांड, मांग के आवश्यक तत्व। ठीक है, अब आप देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ डिमांड होते हैं। पहला, क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, दूसरा विलिंग टू परचेज। तीसरा, प्राइस ऑफ कमोडिटी। और चौथा है पीरियड ऑफ टाइम। ये चार जो है वो इसेंशियल फैक्टर्स ऑफ डिमांड होते हैं। अभी यहां पर देखिए इसका मतलब क्या होता है। तो कह रहा है कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज इन ए पीरियड ऑफ टाइम एट ए वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एट ए कॉस्ट मतलब मांग एक वस्तु की वह मात्रा है जिसमें एक उपभोक्ता एट ए पॉसिबल कॉस्ट, इस यहां पर हम लिख सकते एट ए पॉसिबल कॉस्ट। मांग एक वस्तु की वह मात्रा है जिसमें एक उपभोक्ता एक निर्धारित समय में किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है। इसका डेफिनेशन है। अब इसेंशियल फैक्टर का क्या है जी, मान लीजिए डिमांड है या नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा। तो ये चार जो है इसेंशियल फैक्टर्स हैं डिमांड के। पहला, क्वांटिटी ऑफ गुड्स। दूसरा, विलिंग टू परचेज। तीसरा, प्राइस ऑफ कमोडिटी। और चौथा, पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये चारों चीजें एक साथ मैच होती हैं तो ही डिमांड होगी, अदरवाइज डिमांड नहीं होगी। ठीक है, अर्थात देखेंगे आप लोग, कई लोग देखो मार्केट में दो तरह के लोग मिलते हैं आपको। पहला, एक तो परचेस करने गया है और दूसरा विंडो शॉपिंग करता है। विंडो शॉपिंग जानते हो आप लोग? डू यू नो विंडो शॉपिंग? विंडो शॉपिंग जानते हो? विंडो शॉपिंग का मतलब होता है खरीदना कुछ नहीं है, बस जाके घूम फिर कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। स्कूटर पे चढ़े, कहीं दुकान में सेल्फी ली, कहीं बैठे, घूम फिर के आ गए, उसको बोलते हैं विंडो शॉपिंग। और एक होता है कि आप परचेस करने के मोटिव से दुकान में गए, मतलब आपका मोटिव ये कि आज जाके मेरे को ये चीज खरीद के आनी है। तो जो लोग विंडो शॉपिंग करने जाते हैं वो बायर्स नहीं होते, वो बस ऐसी मस्ती के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं कि डिमांड एग्जैक्टली उस गुड्स की है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलता है इन चारों फैक्टर से। कैसे? तो मान लीजिए आपको एक जींस खरीदना है। अब जींस खरीदना है तो क्वांटिटी फिक्स है कि एक जींस खरीदना है और एक टी शर्ट खरीदना है। क्लियर? दूसरा, विलिंग टू परचेज, खरीदने की इच्छा है। घर वालों ने कहा दीपावली है तो उसमें आपको एक खरीदना पड़ेगा, जींस और टी शर्ट खरीद लेना दीपावली में पहनने के लिए। तीसरा, प्राइस भी उन्होंने 5,000 रुपये दिए हैं, इससे ज्यादा आपको खर्च नहीं कर सकते, 5,000 में ही आपको एक पैंट और टी शर्ट खरीदना है। और तीसरा, टाइम दे दिया कि आप अभी पैसे भेज दिए, 5 दिन में, मतलब 2-3 दिन में जाके खरीद लेना। ठीक है, तो आपको टाइम भी पता कि चलो कल या परसों खरीद लूंगा। क्लियर? अब क्या हुआ, तो आप दुकान में गए, आपने
जीन्स और टी शर्ट देखी, ठीक है, तो आपको क्वांटिटी एक जीन्स और एक टी शर्ट देख ली, खरीदने की इच्छा थी इसलिए मार्केट गए, प्राइस देख ली, आपको 4,000 4,500 में आ रहा है और शाम का समय था, आपको पसंद आया, आपने पैसा दिया और आप लेके वापस आ गए घर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड। जब ये चारों फैक्टर्स एक साथ मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिमांड। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक भी फैक्टर लैक करता है तो उस कंडीशन में डिमांड नहीं होगी। जैसे मान लीजिए खरीदने की इच्छा है, आप दुकान में चले गए, प्राइस भी कंफर्म है और शाम के समय, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि जीन्स और टी शर्ट लूँ या 2 जीन्स ले लूँ या 2 टी शर्ट ले लूँ, आप कंफ्यूज होकर घर वापस आ गए, तो डिमांड नहीं है। चलिए क्वांटिटी कंफर्म है, एक जीन्स और टी शर्ट, प्राइस भी कंफर्म है और शाम को आप गए, लेकिन खरीदने की इच्छा नहीं है, लग रहा है नहीं यार रहने दो, अभी है कपड़े बाद में खरीद लूंगा, ठीक है, अभी इच्छा नहीं है, आप किसी और चीज पर एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप वापस आ गए घर, मतलब डिमांड नहीं है। अब मान लीजिए क्वांटिटी फिक्स है, खरीदने की इच्छा भी है, ठीक है, और शाम को आप दुकान में भी चले गए, वहां जाने के बाद आपको अधिक दाम का 5,000 से ऊपर की चीजें पसंद आ रही है, आपको जो जीन्स पसंद आया अकेले 4,000 का है और 2,000 का टी शर्ट है, तो प्राइस आपको सूट नहीं किया, आप डर रख के वापस आ गए कि चलो पैसा आएगा तो अब खरीदूंगा, तो यहाँ पर प्राइस नहीं आया, चले आए, ठीक है, तो डिमांड नहीं होगा। फिर यहाँ क्वांटिटी कंफर्म है, खरीदने की इच्छा भी है, प्राइस भी पसंद आ गया, अब आप शाम सोचा कि अच्छा शाम को जाऊंगा, शाम को रहने दो यार कल सुबह जाऊंगा, सुबह के नहीं यार दोस्त अभी फिर बिजी है तो कल शाम को जाऊंगा, मतलब टाइम फिक्स नहीं हो रहा है आपके जाने का, तो उसको भी हम डिमांड नहीं कहेंगे। इट मीन्स चारों इसेंशियल फैक्टर्स जब एक साथ जुड़ते हैं तो ही डिमांड होगी। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ जी? क्लियर? चलिए अब एक स्टेप ये है डिमांड का, दूसरे स्टेप पर आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा स्टेज है फैक्टर्स ऑफ डिमांड, मतलब मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये दो है बॉस, एक तो है प्राइस और दूसरा है अदर फैक्टर्स। प्राइस में प्राइस और अदर फैक्टर्स, तो प्राइस तो ये हो गया, प्राइस में कैसे डिमांड करता है, तो व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स is up, then demand is goes down, ठीक है, मतलब प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, इन दोनों के बीच निगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है, निगेटिव रिलेशन। अदर फैक्टर्स में कौन कौन से हैं जी? तो एक तो है इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय, उसके बाद है रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब एक तो है आप देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, उसके बाद है सीजन एंड वेदर, उसके बाद है सीजन और वेदर के बाद पॉपुलेशन के बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये है अदर फैक्टर्स। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार और फैक्टर सर समझ नहीं आया, देखो समझ में आ जाए तो ही आगे बढ़ना, नहीं समझ में आए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो ये कॉन्सेप्ट ही मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं, ठीक है।
भाई डिमांड, मांग एक वर्ड है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डिमांड आप कैसे मानते हैं कि किसी गुड्स की डिमांड मार्केट में है, ठीक है। कैसे मानेंगे? जब कोई बंदा दुकान में गया, उसकी कीमत पूछी, खरीदने की इच्छा है, एक सही समय पर पहुंचा, निश्चित एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे पैसा दिया, उस वस्तु को खरीदा और लेके घर आ गया। इसका मतलब उस गुड्स की डिमांड थी मार्केट में। यही होता है ना जी। आपको मान लो कॉपी खरीदनी है, पेन खरीदना है, तो आप दुकान में जाते हैं शाम को या सुबह किसी भी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, और कहते हैं भैया एक मार्कर देना या एक पेन देना। पेन दिखाता है, आपने माइंड मेकअप कर रखा है कि मेरे को 10 रुपये या 15 रुपये का पेन खरीदना है। भाई पार्कर या 100-150 का पेन तो नहीं खरीदोगे ना, पहले से माइंड मेकअप करके आते हो कि मेरे को 15 रुपये का पेन खरीदना है, ठीक है। और एक टाइम फिक्स होता है कि शाम को खरीदूंगा, गए कि ठीक है, और खरीदने की इच्छा भी है क्योंकि पेन नहीं है लिखने के लिए घर पे, तो खरीदने की इच्छा भी है, टाइम भी फिक्स है कि शाम को खरीदूंगा, पैसे भी फिक्स है कि इतने रुपये का खरीदना है, ठीक है। ये सारी चीजें फिक्स है, और क्वांटिटी भी पता है कि आपको एक पेन खरीदना है या 2 पेन खरीदना है, ठीक है। तो जब ऑलरेडी ये चारों चीजें सेट है आपकी, और आप दुकान जाते हैं और आप एक पेन देखते हैं, पेन की कीमत पूछते हैं और उसको पैसा देते हैं और पेन खरीद के ले आते हैं, इसका मतलब उस पेन की डिमांड थी। तो मांग का मतलब ये होता है, ये तो मैंने उसकी थ्योरी लिखी है, और ये उसके इसेंशियल फैक्टर्स है। इसेंशियल फैक्टर का मतलब ये है कि मांग है या नहीं किसी वस्तु की, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए ये 4 फैक्टर्स जो है ये बताते हैं कि किसी गुड्स की डिमांड है या नहीं, ठीक है। अब ये 4 फैक्टर्स कैसे, तो मैंने अभी एग्जांपल दिया पेन का। पेन आपको खरीदना है, एक पेन कंफर्म है आपके माइंड में कि एक पेन खरीदना है, कि खरीदने की इच्छा है क्योंकि पेन नहीं है लिखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो पेन खरीदना है, खरीदने की इच्छा है आपकी। प्राइस भी फिक्स है कि 10 से 15 रुपये, 20 रुपये का खरीदूंगा, इससे ज्यादा नहीं खरीदूंगा। उसके बाद ये भी पता है कि देखो शाम को मुझे खरीदना पड़ेगा क्योंकि कल मेरे पास लिखने के लिए पेन नहीं होगा, तो मुझे शाम को जाना पड़ेगा। अब आप दुकान में गए, एक पेन आपने मांगा, पेन देखा, खरीदने की इच्छा थी इसलिए दुकान में गए, आपको प्राइस पसंद आई, 15 रुपये बजे पसंद आ गया, शाम को गए थे, तो आपने क्या किया, पैसा निकाला, उस दुकानदार को दिया और एक पेन लिया और घर आ गए। इसका मतलब उस पेन की डिमांड थी मार्केट में। तो डिमांड तभी होती है जब ये चारों इसेंशियल फैक्टर्स एक साथ मिलते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर लैक करता है, मतलब अगर नहीं जुड़ता है, नहीं, अगर एक भी फैक्टर वहां पर नहीं होता है, मैच नहीं करता है, तो उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे, वो डिमांड होगी नहीं, अधूरी रह जाएगी और वो बंदा वापस आ जाएगा। क्लियर? सर आप लिखने के बाद सामने आ जाते हैं, ठीक है, मैं हट जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर बोर्ड पर देखना। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं नवीन? यस और नो? नहीं समझ में आया तो फिर बताऊंगा मैं। क्लियर हो गया? नवीन, नवीन बताओ, नवीन रिप्लाई करो। यस, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब डिमांड तो समझ में आ गया कि डिमांड किसी वस्तु की क्यों होती, मतलब कब होती है, जब ये चारों इसेंशियल फैक्टर आपको एक साथ मैच होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मांग है उसको, मांग जो है वो कैसे प्रभावित होता है। किसी भी गुड्स की डिमांड जो मार्केट में होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स, कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक जो है वो है कीमत, और दूसरा कारक है अन्य कारक, अदर फैक्टर्स, ठीक है। ये दोनों ही मांग को प्रभावित करते हैं। कैसे भाई? तो देखिएगा, पहले इसको छोड़ दो, ये रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब इसमें देयर इज नो चेंज, ये फिक्स है, इसमें चेंज हो रहा है प्राइस में। तो क्या होगा, मान लीजिए अगर किसी वस्तु की कीमत बदलती है, जैसे कीमत कम हुई तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर कीमत बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाती है। ऐसा होता है क्या? होता है ना जी? अरे हाँ या ना? गुड्स की प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है नॉर्मल गुड्स की, और कीमत बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, कीमत घटने पर डिमांड बढ़ जाती है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर प्राइस और गुड्स के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। व्हेनेवर प्राइस इज अप देन
then demand is goes down. Whenever price is goes down, then demand is up. मतलब जब कभी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, जब कभी भी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है. तो क्या इसमें निगेटिव रिलेशन है? एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है. निगेटिव रिलेशन है. अब क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि डिमांड और प्राइस ऑफ गुड्स में कैसे रिलेशंस होते हैं. और एक और क्वेश्चन पूछा है कि डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है. आप लोग जानते हैं डिमांड ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, मतलब मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है. समझ में आया? अभी आंसर बताऊंगा ऋणात्मक क्यों होता है. यहां तक समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? सब लोग रिप्लाई करो, 1 मिनट में आता हूं मैं. यस, यहां तक क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? आ गया जी. चलिए, अब ये अभी हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ. ठीक है. अब यहां से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, फिर हम बैक आएंगे तो इस पर हम बात करेंगे. अभी हम लोग प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज. ठीक है, ये हो गया आपका निगेटिव रिलेशन, मतलब नकारात्मक संबंध. अब देखिए यहां पर, अब यहां पर क्वेश्चन पूछा है डिमांड कर्व से, मांग वक्र बोलते हैं इसको, इससे. अब ये डिमांड कर्व देखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन, ठीक है, एक्स, ये हो गया क्वांटिटी डिमांड, मांग की मात्रा, और ये हो गया आपका प्राइस. ठीक है, ये 2 4 8, या 1 2 3, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है. बताओ आंसर. अब बताइए आप, डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? कौन बताएगा आंसर? क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में,
डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? बिल्कुल सुधांशु, निगेटिव रिलेशन है, निगेटिव, बिल्कुल निगेटिव रिलेशन है। देखिए प्राइस 1 रुपीज थी, डिमांड थी 8 यूनिट्स की, प्राइस और एक से बढ़ के 2 हो गई, 2 रुपीज हो गई, डिमांड जो है 8 से घट के 4 आ गई। फिर प्राइस बढ़ी 2 से 3 रुपीज हुई, डिमांड 4 से घट के 2 पर आ गई। ठीक है, तो प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए 3 रुपये प्राइस थी तो 2 यूनिट की डिमांड थी, प्राइस घटी 2 हो गई तो ये डिमांड 2 से बढ़ के 4 हो गई। फिर प्राइस 2 से बढ़ घटी और 1 हो गई तो डिमांड क्या हो गया? 8 हो गया। मतलब व्हेनेवर प्राइस इज अप देन डिमांड इज गोज डाउन, एंड व्हेनेवर प्राइस इज गोज डाउन देन डिमांड इज अप। तो क्या यहाँ पर हमें निगेटिव रिलेशन दिख रहा है कि जब भी डिमांड बढ़ती है, जब भी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो ये जो स्लोप आप देखेंगे डिमांड कर्व जो बना है ये मैच यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो स्लोप है इसको हम डीडी डिमांड कर्व बोलते हैं। देखिए एक तो स्लोप होता है ऐसे, इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप, एक होता है ऐसे, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड स्लोप, और एक होता है ऐसे जिसको हम प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्लोप कैसा है जी? डाउनवर्ड है? अरे है कि नहीं है? हाँ या ना बोलो, है? तो इसलिए डिमांड कर्व जो होता है ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। रीजन, क्योंकि डिमांड और प्राइस ऑफ गुड्स में नेगेटिव रिलेशन होते हैं, और इस नेगेटिव रिलेशन की वजह से डिमांड कर्व जो है वो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ जी? क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना, रिप्लाई करो फटाफट। ठीक है, चलिए अब ये तो मैंने बता दिया कि ये कांस्टेंट था और इसमें वेरिएशन था, चेंज था। तो ये कांस्टेंट था और प्राइस में चेंजेस हो रहे थे, तो डिमांड में हमें किस तरह का चेंज देखने को मिल रहा था? तो मैंने बताया कि प्राइस चेंज होगी तो वस्तु की डिमांड भी चेंज हो जाएगी। अब क्या है, अब हम इसको कांस्टेंट रखते हैं, मतलब देयर इज नो एनी चेंज इन प्राइस, चेंज इन अदर फैक्टर्स, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं है, अदर फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं। तो उसके आफ्टर दैट व्हाट इज चेंजेस इन डिमांड, मतलब प्राइस फिक्स है और अदर फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं, तो उसका असर डिमांड पर हमें किस तरह का देखने को मिलता है ये हमें समझना है। आइए देखते हैं। अब हम अदर फैक्टर्स में चेंजेस का रिजल्ट देखते हैं कि डिमांड पर क्या इफेक्ट डालता है। ठीक है, चलिए क्लियर। आइए नवीन क्या लिख रहे हो? क्लियर, अच्छा इंक्रीज, ओके। अब अदर फैक्टर्स की बात करते हैं। पहला फैक्टर है इनकम ऑफ कंज्यूमर, इसको हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता की आय। अब मान लो, अब मैं तुम लोगों से सवाल कर रहा हूं, आंसर देना। व्हेनेवर इनकम ऑफ कंज्यूमर इज इंक्रीज देन डिमांड इज व्हाट? डिमांड इज ऑल्सो, एग्जैक्टली। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं तब तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। भाई मान लीजिए आप अभी स्टूडेंट है, एसएससी जेईएन की तैयारी कर रहे हैं और आपको लिमिटेड पैसा मिलता है। कई बार मन होता है कि मूवी देख लूँ, थोड़ा ब्रांडेड कपड़े पहन लूँ, ब्रांडेड शूज खरीद लूँ, लेकिन नहीं खरीद पाते। क्यों? पैसे नहीं, लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड में मन मार के रह जाते हो। कल जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और 50-60 हज़ार रुपये सैलरी जब अकाउंट में आएगी तब क्या कहोगे? अभी तो तुम पैदल चलते हो, ठीक है, जूस जो है नॉर्मल दुकान पर पी लेते हो, उस समय क्या कहोगे? ड्राइवर गाड़ी निकालो, मुझे धूप से एलर्जी है, मैं ऑफिस से निकलूँ तो सीधे कार में ही पैर रखूँ। क्यों भाई? पैसा आ गया। तो जैसे ही इनकम ऑफ कंज्यूमर इज इंक्रीज देन डिमांड इज आल्सो इंक्रीज। दुकान में जाओगे तो क्या कहोगे? सुनो, ब्रांडेड कपड़े निकालना, में जो लोकल कपड़ों से इचिंग होती है बॉडी में, मतलब ब्रांडेड कपड़े ही आपको सूट। क्यों? क्योंकि पैसे, इनकम बढ़ गई आपकी। तो जैसे ही इनकम बढ़ती है कंज्यूमर की, वैसे ही डिमांड भी बढ़ जाता है। आज नॉर्मल मोबाइल से काम चल रहा है, उस दिन सीधे एप्पल का जो बढ़िया वाला लेटेस्ट आया है वो लोगे। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ गई। तो इनकम बढ़ने से
ठीक है। तो वेन एवर इनकम इफ कंज्यूमर इज इंक्रीज देन डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीज, मतलब इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। अधिक कम पैसा कम डिमांड, अधिक पैसा अधिक डिमांड। क्लियर हुआ? ठीक है सुधांशु, एवोकाडो खरीद लेना। हाँ ये समझ में आ गया जी। अरे यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर। चलिए दूसरा, रिलेटेड गुड्स। दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं बॉस। पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। डू यू नो अबाउट दैट? इसके बारे में जानते हैं आप? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में जानते हैं? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में जानते हो? हिंदी में अनुपूरक और इसको पूरक वस्तु बोलते हैं, ठीक है। अनुपूरक, इसका एग्जाम्पल बताता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। टी का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफी। मान लीजिए चाय है 5 रुपए और कॉफी है 7 रुपए, तो अब चाय पीते हैं। 2 रुपए कौन महंगा देगा कॉफी का, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर चाय की कीमत 5 रुपए से बढ़ के 7 रुपए या 6 रुपए हो जाए, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? कॉफी। टेस्टी भी है और एनर्जी भी आ जाएगी। तो जैसे ही एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ती है, दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। सब्स्टिट्यूट कोई भी, जैसे आप कोई भी सब, जैसे आप यहाँ पर टी और कॉफी ले सकते हो, थम्स अप और मिरिंडा ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो सिमिलर नेचर होता है उनका, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल नवीन। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे टी की प्राइस बढ़ी, कॉफी की डिमांड बढ़ गई। तो जैसे एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ती है, दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्लियर? तो यहां पर भी आप देखेंगे इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। देखते हैं यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पूरक, जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। जैसे कार और पेट्रोल, भाई कार है तो पेट्रोल चाहिए और पेट्रोल है तो कार चाहिए, दोनों ही। तो अगर मान लीजिए कि एक की प्राइस अगर चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो क्या ये दूसरे के डिमांड को इफेक्ट कर सकता है? जैसे मान लीजिए पेट्रोल अभी 90 रुपए लीटर, 80 से 90 रुपए लीटर में है, तो क्या पेट्रोल वाले कार की डिमांड को इफेक्ट करेगा अगर पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो जाए तो? बोलो, अरे करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। सुधांशु, क्या एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर प्राइस हाइक हो गई तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को वो इफेक्ट नहीं करेगा? मान लीजिए आप चाय पीते हैं, चीनी की कीमत अगर मान लो 40 रुपए से बढ़ के 60 रुपए हो जाए, तो क्या चाय तुमको 5 रुपए में ही मिलेगा? बताइए भाई। मान लो जो मैंने क्या बोला आपको, पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ेगी तो दूसरे के प्राइस पर इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। भाई मान लीजिए अगर पेट्रोल की कारें महंगी होंगी, 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, तो पेट्रोल की कार कौन चलाएगा? क्या उसका डिमांड को इफेक्ट करेगा? 100% करेगा। उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगी तो उसको डिमांड बढ़ जाएगी। ये होगा ना जी। तो यहां पर आप देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ी, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस को डिमांड को कम कर देता है। अगर इसकी प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड को बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहां पर हमें इस कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ जी यहां तक? अरे हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो रिप्लाई कीजिए कि हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर? यहां तक समझ में आ रही है बात पूरी तरह से? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन। तो तीसरा है सीजन और वेदर। सीजन एंड वेदर। भाई अगर मान लीजिए सीजन चेंज होता है, अभी सीजन चेंज हुआ, बारिश से अब ठंड का मौसम सीजन हो रहा है, ठीक है। तो क्या जो सीजन चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग गुड्स की डिमांड बढ़ती है? बारिश में
आप देखेंगे अम्ब्रेलाज की डिमांड बढ़ जाएगी, जो रेन कोट है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, गर्मियों में आप देखेंगे एसी की डिमांड बढ़ जाएगी, कूलर की डिमांड बढ़ जाएगी, सर्दियों में जैकेट और स्वेटर की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे वेदर है, वेदर चेंजेस हुए, ठंड गर्म हुआ तो उसके अकॉर्डिंग, तो जैसे सीजन और वेदर होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है, उस तरीके के आप देखेंगे गुड्स की डिमांड होती है। अच्छा, नवीन सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर नहीं हुआ। ठीक है भाई, किसको किसको सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर नहीं है? सुधांशु, जितेंद्र, आप लोगों का क्लियर है? हाँ या ना, फिर मैं समझाऊंगा। चलो, सुधांशु का क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा ये नवीन को समझाने के लिए। देखो, मान लीजिए ये हो गया टी एंड कॉफी, ये है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, और उसका विकल्प हो। भाई चाय और कॉफी, चाय की जगह विकल्प है आपके पास कॉफी, दोनों ही पेय पदार्थ हैं, मतलब ड्रिंक करते हैं अपन। थम्स अप, मिरिंडा, मैंगो फ्रूटी और आप देखेंगे एप्पल जूस, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट। अगर आपको थम्स अप नहीं मिला तो आप मिरिंडा पी सकते हैं, दोनों ही ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, दोनों ही कोल्ड ड्रिंक है, सेम नेचर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अनुपूरक, मतलब सब्स्टिट्यूट, एक का अनुपूरक है। ठीक है, उसको, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनुपूरक। तो मान लीजिए कि अगर चाय 5 रुपए में बिक रही है और कॉफी 7 रुपए में, तो आप कॉफी नहीं पीते, कौन पिएगा 2 रुपए लगा के 7 रुपए की कॉफी। लेकिन मान लीजिए अगर चाय की कीमत बढ़ के 5 रुपए से 6 रुपए हो जाए, तो आप क्या सोचेंगे? यार 6 रुपए में चाय पीऊंगा, उससे अच्छा कॉफी पी लेता हूँ, टेस्ट भी आ जाएगा और थोड़ी एनर्जी आती है गरम गरम कॉफी पीने से। ठीक है, तो क्या इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? क्लियर हुआ? जितेंद्र तुमको क्लियर हुआ? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये तो मैंने कहा आपको सब्स्टिट्यूट का, ठीक है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। अब मैं कह रहा हूं, मान लीजिए ये हो गया आपका पेट्रोल और दूसरा है आपका कार। ठीक है, पेट्रोल और कार, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब पूरक। मतलब अगर पेट्रोल है तो कार चाहिए, अगर कार है तो पेट्रोल चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि इसकी प्राइस बढ़ती है तो क्या इसकी डिमांड कम होगी? मान लीजिए पेट्रोल अभी 90 रुपए है, अब 100 रुपए लीटर अगर हो जाए तो कौन खरीदेगा भाई कार का, पेट्रोल वाला कार? कहेगा भाई इतना महंगा पेट्रोल खरीद के कार कैसे चला सकते हैं अपन। और अगर इसकी प्राइस कम हुई तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, ऑफ कोर्स। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चाय और चीनी कॉम्प्लीमेंट्री है, चाय बनाएंगे तो चीनी चाहिए, चाय बनाएंगे तो चीनी चाहिए ना जी, या चाय पत्ती, नहीं तो चाय का क्या फिर मतलब है, अस्तित्व ही नहीं। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो अगर मान लो चीनी की कीमत बढ़ती है तो चाय जो आप पीते हैं पहले 5 रुपए में, क्या वो 5 रुपए ही रहेगी या उसकी कीमत बढ़ेगी? आप देखिए पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बढ़ जाता है। क्या होता है, भाड़ा कहते हैं, पहले कहता था 15 रुपए लेता, अब नहीं भाई, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई, अब 20 रुपए लूंगा या 25 रुपए। तो क्या दूसरे के डिमांड को इफेक्ट करता है? क्लियर हुआ या नहीं? अब बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट क्लियर हुआ नवीन और जितेंद्र का? चलिए, वेरी गुड, बढ़ते आगे। सीजन और वेदर समझ में आ गया था? सीजन और वेदर समझ में आ गया था? सीजन, ठीक, सुधांशु को समझ में आ गया, जितेंद्र, नवीन, सीजन और वेदर समझ में आ गया? आया? अरे हाँ या ना?
नहीं आया तो बेझिझक बोलना है, कंफ्यूज मतलब मन मन में नहीं रखना है, नहीं आया। नवीन तो ये बोलो ना, देखो सीजन और वेदर, भाई होली का सीजन आएगा तो होली के गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, दीपावली का सीजन आएगा तो दिया, लाइट, पटाखे और मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाएगी, बढ़ती है ना जी। सीजन चेंज होता है तो उस तरह के गुड्स की डिमांड बढ़ती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। नवीन, अभी दीपावली आने वाला है तो खूब सारी लाइटें मिलने लगेंगी, लाइट की डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद आप देखेंगे दियों की डिमांड बढ़ेगी, मिठाइयों की डिमांड बढ़ेगी, नए नए कपड़े की डिमांड बढ़ेगी। होती है ना दीपावली में, हर आदमी नया कपड़ा पहनता है, पटाखे खरीदता है, मिठाइयाँ खरीदता है, एक दूसरे को लेन देन करते हैं, ठीक है। तो ये सीजन, तो मान लीजिए सीजन जैसे ही चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग गुड्स की डिमांड बढ़ गई। क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना नवीन? नवीन समझ में आई बात या नहीं? ठीक है। वेदर, वेदर का मतलब जलवायु, मौसम। भाई मान लो अब सर्दियां शुरू होने वाली है, तो सर्दियों में क्या हर आदमी जैकेट और स्वेटर मांगेगा? बिल्कुल मांगेगा। कंबल भी चाहिए? बिल्कुल मांगेगा। फिर उसको हीटर भी चाहिए घर में लगाने के लिए? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वेदर चेंज हो चुका है, तो जैसा वेदर होगा ऐसे गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है। गर्मी आ गया, हर किसी को पंखा चाहिए ठंड के लिए, एसी चाहिए ठंड के लिए, ठंडा ठंडा पानी चाहिए, कॉटन के हल्के कपड़े चाहिए, चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्मी है। बारिश हो गई, बारिश में रेनकोट चाहिए, बाहर जाना है तो आपको गाड़ी रेनकोट चाहिए, छतरी चाहिए। तो जैसा जैसे वेदर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर सीजन और वेदर में चेंजेस के फलस्वरूप डिमांड में भी चेंज आता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन है। क्लियर? नवीन क्लियर हुआ? नवीन, नवीन रिप्लाई करो जल्दी मुझे, मैं देख रहा हूं अभी तुमने नहीं लिखा है। ये सीजन और वेदर चेंज समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो भाई, यस और नो। समझ आ गया सर। नहीं, जितेंद्र को तो आ गया है, सुधांशु को भी आ गया है, मैं नवीन से पूछ रहा हूं। नवीन ने नहीं लिखा है, नवीन ने, तो नवीन को समझ में आया कि नहीं मैं ये पूछ रहा हूं। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि सभी लोग समझे, कोई भी ऐसा नहीं हो जिसको समझ में नहीं आए, यहाँ पर सबको समझना है। अरे बोलो हाँ या ना नवीन? यस सर। तो इतना टाइम लगाते हो यार, फटाफट बता दिया करो। चलिए, पॉपुलेशन, अब मैंने इसको समझाया नहीं है, कोई बताएगा क्या पॉपुलेशन कैसे डिमांड को इफेक्ट करता है? अच्छा, नेट अटक गया था, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन, सुधांशु कह रहे पॉजिटिव रिलेशन। नहीं, पॉजिटिव रिलेशन है तो कैसे ये पॉपुलेशन इफेक्ट करेगा? देखिए भाई, पॉपुलेशन में जिस एज ग्रुप की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जैसे मान लीजिए अगर एडल्ट ज्यादा है, ठीक है, तो एडल्ट के गुड्स की ज्यादा डिमांड होगी। अगर आप देखेंगे चाहे बच्चे ज्यादा हैं तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी। ओल्ड एज के अगर लोग ज्यादा हैं तो उनके गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। तो किसी भी कंट्री में जिस एज ग्रुप के लोग ज्यादा होंगे उस गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। तो यहां पर पॉजिटिव रिलेशन है पॉपुलेशन और डिमांड के बीच। नवीन भाई, पॉपुलेशन में सभी तरह के लोग होते हैं ना भाई। भाई इंडिया यंगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, चाइना ओल्ड एज की ज्यादा लोग हैं वहां पर, अब उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी शुरू की है दूसरी कंट्रीज में। तो जिस कंट्री में जिस एज ग्रुप के सबसे ज्यादा लोग होंगे उस गुड्स की ज्यादा डिमांड होगी। समझ में आ रही बात? क्लियर? आइए, अगला है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी बताओ, गवर्नमेंट पॉलिसी बताइए कैसे? गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे इफेक्ट करेगा?
देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है जिसमें या तो कोई नया टैक्स इम्पोज करती है या कोई नया टैक्स इरेज करती है, हटाती है, एलिमिनेट करती है, तो उस कंडीशन में उसकी डिमांड इफेक्ट हो सकती है। जैसे, अच्छा एक और चीज है इसमें, एक और पॉइंट था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स इम्पोज कर दिया किसी गुड्स पर, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो जब बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स हटा दिया, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। ठीक है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी डिपेंड करती है किसी वस्तु की डिमांड पर, ठीक है, किसी गुड्स की डिमांड पर। अगर गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स इम्पोज किया, प्राइस महंगी हो गई, डिमांड कम। गवर्नमेंट ने कोई टैक्स हटा दिया, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। ठीक है, चलिए अगला है इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मतलब रुचि एवं प्राथमिकता। जिन चीजों में आपकी ज्यादा रुचि होती है, आप उन गुड्स को ज्यादा परचेज करते हैं। आप स्टूडेंट है, आपका इंटरेस्ट है मूवी देखना, आप ज्यादा मूवी देखते हैं। आपका इंटरेस्ट है आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, खरीदना, आप ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो जिसमें जिसका ज्यादा इंटरेस्ट होता है वो चीजें ज्यादा खरीदता है। तो ऐसे ही इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है डिमांड। अगर ज्यादा इंटरेस्ट किसी चीज में लोगों का है तो उस गुड्स की डिमांड ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी पॉजिटिव रिलेशन है। उसके बाद है प्रेफरेंसेस, प्राथमिकता। भाई स्टूडेंट की प्राथमिकता क्या है, कलम कापी किताब। जो हाउसवाइफ है उनकी प्राथमिकता क्या है, घर की गुड्स। ठीक है, जो प्रोफेशनल्स है उनके गुड डिमांड क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, उनके ऑफिस के अकॉर्डिंग। तो जो जैसा बंदा है वो अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग गुड्स की डिमांड करता है। ठीक है, तो उसकी भी डिमांड वैसे ही, प्रेफरेंस ज्यादा, डिमांड ज्यादा, प्रेफरेंसेस कम, डिमांड कम। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस जो है ये डिमांड को इफेक्ट करती है। आखिरी है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये हिंदी होता है इसका भविष्य की संभावनाएं। ये क्या होती है भविष्य की संभावनाएं जी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो मान लीजिए, अगर आपने एक एग्जांपल सुना होगा, यूपी में शाहजहांपुर या कौन सा जगह था, एक बार हंगामा किसी ने कर दिया कि नमक जो है वो अब 200 रुपये किलो मिलेगा। लोग एकदम पगला गए, भाई एकदम लगे लोग नमक खरीद के घर पे स्टॉक करने, पूरा एकदम मार्केट में अफरा तफरी मच गई। तब फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि नमक का एनफ स्टॉक है, कोई अफरा तफरी न मचाए, और नमक आराम से जो प्राइस चल रहा है उसी पर मिलेगा। फिर लो कंट्रोल हुए। तो अगर मान लीजिए, अगर ये उम्मीद हो जाए लोगों को कि कमिंग फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो लोग तुरंत, आप देखेंगे उसकी डिमांड जो है रेज बढ़ जाती है। जैसे मान लो पेट्रोल, अभी तुम पढ़ रहे हो, तुमको पता चले बाइक चलाते हो कि पेट्रोल की कीमत अभी 1 घंटे बाद 5 रुपये बढ़ जाएगी, तुम तुरंत अभी छोड़ के भागोगे, देखो पेट्रोल भरवा लेता हूँ, फिर आराम से पढ़ लूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ने वाली। तो जैसे ही ये पता चलता है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो उसकी डिमांड अचानक ही बढ़ जाती है। और जैसे पता चलता है कि प्राइस में फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। लोग से कोई बात, कम हो जाएगा तब खरीद लूंगा। ठीक है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी है, ये भी डिमांड को इफेक्ट करता है। समझ में आई बात, ये क्लियर हुए? अरे हुए कि नहीं हुए? सुधांशु को समझ में आ गए, नवीन, जितेंद्र को आगे समझ में, नवीन, हाँ जी, वेरी गुड। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो, नहीं है ना, पक्का? ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सर अगले सेक्शन पे। अगला सेक्शन है, इसको हम बोलते हैं elasticity ऑफ डिमांड। इससे 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3 तरह के, 3 नहीं 4 तरह के। कौन कौन से देखिएगा। elasticity ऑफ, इसको हम बोलते हैं मांग की लोच। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है मांग की लोच का, इसका सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये मैंने सिंपल आपको डिमांड में बताया था, प्राइस ऑफ गुड्स, और दूसरी तरफ था
क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस घटी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, ठीक है। यही बताया था ना जी अभी आपको मैंने कि प्राइस घटी, डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई, मतलब ये वस्तु की कीमत हो गई, ये वस्तु की मात्रा, ठीक है। यही बताया मैंने अभी आपको कि प्राइस ऑफ गुड्स और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है, यही बताया था नेगेटिव रिलेशन। अब यहाँ हमें ये तो पता चल रहा है कि प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ गया, प्राइस बढ़ी तो डिमांड बढ़ गया, बट ये नहीं पता कि कितना प्राइस बढ़ा तो कितनी डिमांड बदली, ये हमें नहीं पता चल रहा है। ये तो पता चल रहा है कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ रही है और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ रही है और प्राइस ज्यादा होने से डिमांड कम हो रही है, ये पता चल रहा है। बट ये नहीं पता चला कि कितनी प्राइस बढ़ी तो कितनी डिमांड में चेंजेस आए और कितनी प्राइस घटी तो कितने डिमांड में चेंज आए, ये कहां पता चल रहा है। तो इसी को जानने के लिए पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। क्लियर हुआ जी? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी रिप्लाई कीजिए, यस और नो। क्लियर हो गया? पक्का? क्लियर? चलिए, अब यहां पर सर आपको एक चीज देखनी है, और वो चीज क्या है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एग्जाम में पूछा है सीधे सीधे इससे। तो कितने टाइप्स के होते हैं देखिएगा। पहला,
देखिए ये जो है ये 5 टाइप्स ऑफ एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं। मैं बोल रहा हूँ सुनिए, मैं इसके सामने से हट जा रहा हूँ ताकि तुम लोग को साफ साफ दिखे। तो मैं बता रहा हूँ अभी इसके बारे में, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन तुम ही लोगों से मैं पूछने वाला हूँ इस पर, ठीक है। क्वेश्चन 3 तरह का क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि अगर प्राइस में वेरिएशन है और डिमांड कांस्टेंट हो तो ये किस तरह का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्राइस में वेरिएशन हो, डिमांड कांस्टेंट हो तो ये किस तरह का इलास्टिसिटी डिमांड है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है ईडी इक्वल टू जीरो, इट मीन्स 4 ऑप्शन दिए हैं, प्राइस वेरिएशन, डिमांड वेरिएशन, दोनों में वेरिएशन और नन ऑफ दीज, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि डिमांड में वेरिएशन है और प्राइस में कोई वेरिएशन नहीं है, ये किस तरह का इलास्टिसिटी डिमांड है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। इनमें से या तो ये मेजर पूछ सकता है या ये पूछ लेगा, ठीक है। कोई भी एक ऑप्शन देके और 4 उस पर आप देखेंगे ऑप्शन बना सकता है एक क्वेश्चन देके। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने एग्जाम्स में इससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी से, और सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के, ठीक है। तो इसको थोड़ा हमें समझना है कि इसका मतलब क्या है। क्लियर हो रहा है जी? ये पांचों डायग्राम आपको दिख रहा है सीधे सीधे? क्लियर हो रहा है? सब लोग रिप्लाई करें फटाफट, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ क्लियर हो रहा है नहीं। मैं अभी इसके सामने नहीं रहूंगा, यही से मैं समझाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। अब आइए इसको हम समझते हैं एक एक करके, ठीक है। एक एक करके इसको हम समझते हैं। देखो सबसे पहला है बॉस, आप देखेंगे इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड, मतलब हिंदी में बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग, मतलब इसमें कोई लोच ही नहीं है बॉस, पूर्णतः बेलोचदार मांग। कैसे? तो ये हो गया आपका प्राइस और ये हो गया क्वांटिटी डिमांड। प्राइस P1 P था तो क्वांटिटी डिमांड 0 था, P2 हुआ तो भी डिमांड उतना ही रहा, P3 हुआ तो डिमांड उतना ही रहा। मतलब इसमें जो चेंजेस होने चाहिए ये चेंजेस नहीं हुए इसमें, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू जीरो। ईडी का मतलब ई से इलास्टिसिटी और डी से डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? जीरो है। जीरो इलास्टिसिटी तब होता है जब प्राइस में चेंजेस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंजेस ना हो। क्लियर? प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, पी से P1 P2 P3 हुआ, बट क्वांटिटी डिमांड Q से Q1 Q2 नहीं हुआ, Q पे ही कांस्टेंट है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी क्या है जी? जीरो है। इसको हम दूसरे टर्म में कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब पूर्णतः बेलोचदार है, इसमें कोई लोच नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है जी? तो इसका एग्जाम्पल है सॉल्ट, नमक। नमक जो है ये एक इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। इन इलास्टिक डिमांड है ये नमक। कैसे? तो अगर नमक 10 रुपए किलो मिलेगा तब भी तुम 1 किलो ही खरीदोगे या आधा किलो जितना खरीदते हो, और अगर 100 रुपए किलो मिलेगा तभी आप नमक 1 किलो ही खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आप खाने में नमक का 1 चम्मच 1 स्पून यूज करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अगर नमक मान लो 100 रुपये हो गया तो आप खाना ही छोड़ देंगे, या 10 रुपये किलो हो गया तो आप 1 किलो नमक ले आएंगे और उसकी सब्जी बना के खाएंगे। क्या आप ऐसा करेंगे क्या? बोलो, ये समझ में आया? सुधांशु, नवीन, जितेंद्र, इज दैट क्लियर और नॉट? तीन फैक्टर्स एग्जाम में पूछे हैं, ये फैक्टर और इनमें से वेरिएशन करके पूछेगा। कोई दिक्कत है यहां पर? कोई दिक्कत है यहां पर? हाँ या ना में जवाब दो।
क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं? चलिए, ये हो गया आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब पूर्णतः बेलोचदार मांग है। चलिए दूसरा देखते हैं। ये कह रहा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग, मतलब पूरा लोच है इसमें जी। परफेक्टली इट इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ठीक है। पी प्राइस पी है, पी प्राइस कांस्टेंट प्राइस पर इन्फिनाइट डिमांड है। क्यू Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q10 Qn, ठीक है, इन्फिनाइट डिमांड है। तो जब भी एक कांस्टेंट प्राइस पर इन्फिनाइट डिमांड होता है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्ण लोचदार है। जैसे हमारे जो रोजमर्रा की बेसिक आवश्यकता वाली चीजें हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, मतलब जो बेसिक नीड वाली हमारी चीजें हैं, हम एक फिक्स प्राइस पर जितना केजी खरीदना चाहते हैं खरीदते हैं, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, जिसको जितनी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वो उस फिक्स प्राइस पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग खरीदता है, ठीक है। तो हमारी जो इसेंशियल गुड्स है वो इसका एग्जाम्पल है पूर्ण लोचदार का। प्राइस फिक्स होती है और अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग अनंत जितना जिसको खरीदना है वो खरीदता है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट मीन्स whenever price is constant and quantity demand is change, that is called perfectly elastic demand। मतलब प्राइस कीमत स्थिर है और उस पर अनंत मांग है, इनफिनाइट डिमांड है, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब काफी लोच है इसमें। क्लियर? क्लियर हुआ जी? दूसरा क्लियर हुआ? अरे दूसरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे को बोलते हैं जी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सॉरी परफेक्टली तो हो गया ना, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, मतलब अपेक्षाकृत लोचदार मांग। लोच है नहीं लेकिन लगता है कि हाँ रिलेटिवली है थोड़ा सा इलास्टिक। जैसे मान लीजिए P प्राइस था तो Q डिमांड थी, प्राइस और कम हुआ P1 तो Q1 डिमांड हो गई, मतलब जितना प्राइस चेंज हुआ उससे ज्यादा डिमांड में चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इसको हम बोलते हैं ED इज ग्रेटर देन 1 और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं अपेक्षाकृत लोचदार मांग। इसका एग्जाम्पल क्या है जी बताइए? पेट्रोल हो सकता है, जितना थोड़ा प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड ज्यादा बढ़ गई, पेट्रोल हो गया, वाइन हो गया, ठीक है, कपड़े हो गए, ठीक है, ये सब जो एग्जाम्पल है इनके, पेट्रोल, डीजल, कपड़ा, मोबाइल फोन, ठीक है, थोड़ी प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है इनकी। क्लियर? एग्जाम्पल समझ में आया सुधांशु? तो प्राइस में थोड़ा वेरिएशन हो गया, उसके पैरेलल उसके रिलेटिवली डिमांड में ज्यादा चेंजेस आ गए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ सुधांशु? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब इसेंशियल गुड्स जो हमारे लिए आवश्यक है रोजमर्रा, कोई भी जो इसेंशियल गुड्स हम लोग के होते हैं, इसेंशियल गुड्स में क्या भाई, खाना पीना, मतलब जो दाल चावल सब्जी आटा, आप देखेंगे कपड़े भी इसमें शामिल इसेंशियल गुड्स है। तो जो डेली रोजमर्रा के जीवन में हर आदमी यूज करता है इसेंशियल गुड्स, वो एक फिक्स प्राइस पर जितनी जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उसको खरीदता है, तो वो होगा परफेक्टली इलास्टिक। इसमें प्राइस में थोड़ा चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। मोबाइल फोन आप देखेंगे थोड़ी प्राइस कम हुई खूब डिमांड बढ़ जाती है। पेट्रोल की डीजल थोड़ी कम हुई डिमांड बढ़ जाती है, खूब लोग भराते घूमते फिरते हैं, ठीक है। कपड़े थोड़ी प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ED इज ग्रेटर देन 1, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, कि प्राइस में थोड़े वेरिएशन के साथ डिमांड में ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिला। रिलेटिवली नहीं, रिलेटिवली का मतलब अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत का मतलब है कि भाई मान लो प्राइस में 2% चेंज आया तो डिमांड जो है वो 6% बढ़ गया, तो इसकी अपेक्षाकृत आप डिमांड में ज्यादा चेंज हुआ ना जी,
मान लिए 2% प्राइस बढ़ा तो 4% डिमांड बढ़ती, लेकिन यहाँ 6% हो गई, तो प्राइस की अपेक्षाकृत डिमांड में ज्यादा चेंज है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिवली। इंग्लिश में रिलेटिवली बोलते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत का मतलब जितनी अपेक्षा हम प्राइस में चेंज से कर रहे थे महसूस, उससे ज्यादा हमें डिमांड हुआ। ठीक है, अब आया समझ में नवीन? अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसको अपेक्षा है, मतलब यहाँ प्राइस में आप देखो, इसका गैप देखो, ये गैप कम है प्राइस वाला, और डिमांड का गैप देखो इतना ज्यादा गैप है, तो इसकी अपेक्षा ये बड़ा है ना, मतलब प्राइस 2 रुपए कम हुई तो ये सीधे डिमांड बढ़ गई इसकी 6 की, तो यहाँ पर चेंजेस है, तो अपेक्षाकृत ज्यादा, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक है। ठीक है, प्राइस की अपेक्षा ज्यादा रिलेटिवली डिमांड है, तो ईडी इज ग्रेटर देन 1 बोलते हैं इसको। ठीक है, चौथा चौथा है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, अपेक्षाकृत कम लोचदार है। मतलब प्राइस में तो यहाँ आप देखिए ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी अपेक्षा जो क्वांटिटी डिमांड है ये बहुत कम है। देखिए, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आया, यहाँ प्राइस मान लो आप देखेंगे 10 का कम हुआ, तो यहाँ पर 2 डिमांड ही चेंज हुई। इसका एग्जाम्पल क्या है जी? लग्जरियस गुड्स, जैसे एप्पल का मोबाइल, मान लो एप्पल का मोबाइल 60,000 में आता है, ठीक है, 60,000 में या 70,000 में, प्राइस कम हो गया 10,000 उसका, 60,000 से 50,000 हो गया, कितने लोग खरीदेंगे भाई? जिसके पास 50,000 है वो 60,000 में भी खरीद सकता है, जिसके पास 60,000 वो 70,000 में भी खरीद सकता है। 50,000 जिसके पास है, जो 40,000 हो गया, जो 40 में खरीद सकता है वो 50 में भी खरीद सकता है। तो क्या प्राइस में आप देखिए 10,000 का चेंज है, लेकिन क्या उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी डिमांड जो उसकी मांग है उसमें चेंज हुआ? मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट, आजकल मैकडी वाला तो सब लोग खा लेते हैं, पिज्जा बर्गर, यार इतना महंगा नहीं है, कंपटीशन है बहुत ज्यादा मार्केट में, लेकिन ये एप्पल वाला कंपटीशन नहीं है भाई, एप्पल ब्रांड का है, या BMW, मर्सिडीज बेंज, जो लग्जरी कारें हैं, आप देखेंगे कि इनका क्या है, प्राइस में भले ही कितना डिस्काउंट दे दे, लेकिन खरीदने वाले लोगों की संख्या सीमित है, मतलब बहुत ही नॉमिनल चेंजेस आते हैं क्वांटिटी डिमांड में। या आप कह सकते हैं और महंगे जो जींस और टी शर्ट जो ब्रांडेड है, हालांकि ब्रांडेड तो अब नॉर्मल हो गए यार, मतलब इतना महंगा नहीं रह गया, मैं अभी जो है, ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक सुधांशु, जितेंद्र, नवीन, क्लियर हुआ यहाँ पर? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? यस, ठीक है, वेरी गुड। चलिए पांचवी बात करते हैं, ईडी इज इक्वल टू 1, मतलब बराबर है, जितना प्राइस कम किया उतनी ही डिमांड भी बढ़ी, उसके पैरेलल प्रोपोर्शनेट बढ़ी, तो इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, एकीकृत लोचदार मांग। मतलब एकीकृत का मतलब जितना प्राइस कम ज्यादा हुआ उसी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांड में भी वेरिएशन आया, उतने ही चेंज हुए, दोनों प्रोपोर्शनेट है, तो इसको हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा तुम लोग बताओ? जितना प्राइस चेंज हुआ उसी के अकॉर्डिंग डिमांड में भी चेंजेस आए, इसका एग्जांपल बताइए कोई भी। सोना चांदी, ज्वेलरी, ज्वेलरी प्राइस में जितना चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग डिमांड घटती बढ़ती है। और कोई एग्जांपल बताओ सुधांशु, और कोई एग्जांपल बताइए। ठीक है, नहीं पता, ओके, कोई नहीं, गोल्ड मान लो ना, गोल्ड मान लो कि गोल्ड है, जितनी प्राइस में चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड कम ज्यादा होती रहती है। क्लियर? ये हो गया आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मतलब प्राइस में जितनी चेंज उतना ही डिमांड में वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए, इससे पूछ लिया कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मींस
जिसमें ये ऑप्शन दे देगा कि प्राइस में चेंजेस है, क्वांटिटी डिमांड चेंज नहीं है, डिमांड में चेंज है, प्राइस में चेंज नहीं है। एक तो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ईडी इज इक्वल टू जीरो मीन्स व्हाट? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया, whenever price is variable and quantity demand is constant, which type of demand is called? मतलब प्राइस में चेंजेस और डिमांड फिक्स है, तो ये किस तरह के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है? तो ये तीन तरह के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तीन तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं अपने। क्लियर? तो क्या ये पांचों डायग्राम क्लियर हुआ आपको? हाँ जी बोलिए, क्लियर हुआ या नहीं? पक्का? नो डाउट? एनी डाउट? अब आगे कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बस एक आपको, मुझे इसमें मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम्पल देके उसका फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको कि वो किस फॉर्मूले से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। ठीक है? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इंटू पी अपन क्यू, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसके थ्रू हम निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है? वो मैं कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको रेफरेंस देके बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है? जितेंद्र क्लास अभी बस 5 मिनट में फिनिश कर दूंगा। मेरी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बोल नहीं है, गले में बहुत ज़्यादा वो खराश है, तो अभी ख़त्म करूंगा। कितनी क्लास और? बस सुधांशु 3-4 क्लासेस और होंगी और उसके बाद अपन ये इसको ख़त्म कर देंगे। 3-4 क्लास है और। ठीक है? ओके, चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस कर ले, 2-4 और करते हैं फिर उसको बाइंड अप करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है जी? बताइए। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल फॉर्मेशन और साइज ऑफ मार्केट। बिल्कुल भाई, नेचुरल भाई कोई भी आप देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल फैक्टर्स है भाई। डेवलपमेंट के लिए आप देखेंगे सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए आपको। नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होगी तो कोई इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी, तो दूसरा इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी तो फिर आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरा कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल तो चाहिए ना जी, पूंजी, मन, धन मनी, ये चाहिए। और साइज ऑफ मार्केट, कितना बड़ा आपके मार्केट का साइज है, जिसमें कितनी डिमांड और सप्लाई होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये साइज ऑफ डिमांड, डिमांड और सप्लाई को डिनोट करता है। तो यहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो से प्रॉपर सप्लाई होगी गुड्स की, जिससे मैन्युफैक्चरिंग होगी। कैपिटल फॉर्मेशन से आप टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं, और डिमांड और सप्लाई के थ्रू आप इंडस्ट्रीज की के डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई खूब मोर एंड मोर प्रोडक्शन करेंगे और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज है इसके राइट आंसर है। क्लियर हुआ? 80 का राइट आंसर डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था का आधारभूत संरचना क्या है, ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो। हिंदी दिखाऊं? लो हिंदी दिखाता हूं। अर्थव्यवस्था के सामाजिक बुनियादी ढांचे के मुख्य घटक क्या हैं? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। सोशल, देखना ध्यान से देखो,
तीन तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं बॉस। एक तो सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं, दूसरा होता है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, और तीसरा होता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, और चौथा आप रिलीजियस भी कह सकते हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट्स। तो यहां पर ये पूछ रहा है, सोशल एस्पेक्ट्स की बात कर रहा है, सामाजिक आधारित, सामाजिक संरचना, सोशल एस्पेक्ट्स। अब आंसर दो, ये चार फैक्टर्स जो बताए मैंने, इसके आधार पर आपको आंसर देना है। सोशल इकोनॉमिकल अलग है, और पॉलिटिकल अलग, रिलीजियस अलग। अब बताओ आंसर। सुधांशु 9 का डी आंसर दिया है। डी नहीं होगा, इंडस्ट्रीज, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक फैक्टर्स है ये, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर किसी भी मतलब किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए जो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट अप करे। तो इट्स ए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं यहाँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा जी? देखो आप सीधे, एजुकेशन तो होगा, इंडस्ट्रीज इट्स ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर इट्स ए पार्ट ऑफ ऑल्सो इकोनॉमिक। चलिए दूसरा देखते हैं। एजुकेशन बिल्कुल, हेल्थ बिल्कुल सोशल पार्ट है, सिविल एमिनिटीज नागरिक सेवाएं बिल्कुल, पानी मतलब जो बेसिक एमिनिटीज है वो सारी चीजें। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ये इकोनॉमिक हो गया, हेल्थ ये सोशल हो गया, बैंक्स ये इकोनॉमिकल हो गया, इंडस्ट्रीज इकोनॉमिकल, ट्रेड इकोनॉमिकल, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिकल। तो ये एजुकेशन सोशल, हेल्थ सोशल, और ये तो कौन सा राइट आंसर होगा बताओ? राइट आंसर बी। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो। 2020 programs was launched by the government of India during which 5-year plan? किस 5-year plan के अंदर 2020 प्रोग्राम शुरू हुए थे? एक तो था ये वाला पहला 2020 प्रोग्राम्स, दूसरा था अंत्योदय, अंत्योदय योजना, और तीसरा था कॉम्प्रिहेंसिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। और ये था अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज, और ये था, इसको हिंदी में बोलते हैं 20 सूत्रीय, 20 सूत्रीय कार्यक्रम हिंदी में बोलते हैं। बताओ कौन सा 5-year प्लान था? वीडियो रुक रहा है। अच्छा वीडियो रुक रहा है, कोई नहीं, मैं आप क्लास खत्म ही करने वाला हूं। लास्ट ही एक क्वेश्चन, इसका आंसर करके फिर उसके बाद। सही चल रहा, बताइए, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो। गिव मी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। रॉन्ग आंसर नवीन, नवीन रॉन्ग आंसर है। बताओ। बताइए और लोग। बी फोर्थ बता रहे हैं। फोर्थ का टाइम पीरियड 51, 56, 56, 61, 61, 66, फिर 69, 74, 74, 79। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो 75, 76 और ये 1976, 77।
1975 में 2020 प्रोग्राम शुरू हुआ, ठीक है। 1976 में अंत्योदय योजना शुरू हुआ और 1976-77 में कॉम्प्रिहेंसिव रूरल डेवलपमेंट शुरू किया गया था, ठीक है। ये किस 5 ईयर प्लान का पार्ट है बताओ, अब बताओ ये किस 5 ईयर प्लान का पार्ट है जी। सब कुछ तुम्हारे सामने मैंने लिख दिया है, सीधा सीधा है भाई। 5th 5 ईयर प्लान, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है, जिसका टाइम पीरियड 1974 से 79 था, लेकिन ये एक साल पहले 78 में ही खत्म हो गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आफ्टर इमरजेंसी गिर गई और फिर जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी देसाई की लीडरशिप में, और उन्होंने एक साल पहले ही इस प्लान को 5th 5 ईयर प्लान को खत्म करके उसकी जगह रोलिंग प्लान स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये 5th 5 ईयर प्लान का था। इसके बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आप देखेंगे, आप स्कीम्स रखे गए थे। 2020 कुछ 20 पॉइंट्स डिफाइन किए गए थे, जिसको प्राथमिकता दी जाएगी डेवलपमेंट के, फॉर डेवलपमेंट, और उन पॉइंट्स पर फोकस किया गवर्नमेंट ने, जिसमें आप देखेंगे बेसिक नीड लोगों की फुलफिल करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना, गरीबी को कम करना है, टू एलिमिनेट पॉवर्टी भी मोटिव था इसका, ठीक है। उसके बाद इसी में MNP प्रोग्राम चलाया गया, मिनिमम सपोर्टिंग MSP, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ठीक है। मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी शुरू किया गया था इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना भी शुरू की गई थी। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला गया, जिसमें गांव में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और प्योर ड्रिंकिंग वाटर, इन सब चीजों पर फोकस किया गया, ठीक है। हालांकि ये 5 ईयर प्लान अपने टर्म से एक साल पहले, इसके टारगेट था 4.4% का, बट अचीवमेंट 4.8% हुआ, मतलब ये सक्सेसफुल रहा प्लान, लेकिन एक साल पहले ही खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो जनता दल की सरकार बनी। इसके बाद मतलब जब यहाँ पर गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई तब जनता दल की सरकार बनी थी। उससे पहले आप हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, और इसी टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी ने पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब अपनी इकोनॉमी क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कई बड़े ड्रास्टिक चेंज किए थे। 1976 में एक अमेंडमेंट किया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें पार्लियामेंट का टेन्योर बढ़ा दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट को ये कह दिया कि जब अगर कैबिनेट से अप्रूव होके आता है पार्लियामेंट से, तो उनका सिग्नेचर मस्ट है। कई ऐसे ऐसे चेंज। उसके बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज की सीनियरिटी को ब्रेक करके जूनियर जज को चीफ जज बना दिया था। मतलब कई सारे वायलेशंस किए थे इंदिरा गांधी ने इस टाइम पीरियड में, इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद ही तो इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मिशन तैयार हुआ। आप देखेंगे जयप्रकाश नारायण ने एक माहौल तैयार किया था, ठीक है। और उसके बाद फिर उनकी राज नारायण बनाम ये केस आया, उसके बाद उनकी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई थी। क्लियर? तो ये आप देखेंगे चेंजेस हुए थे 5th 5 ईयर प्लान में। ऐसे देखो 5 ईयर प्लान से कई सारे स्कीम्स हैं, ठीक है, वो बीच बीच में चलाए गए हैं, तो स्कीम्स आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी चीजें टेन्योर, उसका टाइम पीरियड और स्कीम्स, ये दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी चीजें आप भुला भी दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दो चीजें एग्जाम में पूछी जा रही हैं, इन दोनों को हाईलाइट करके रखना है ध्यान में, ठीक है। नहीं होगा तो लास्ट में मैं आपको जो जो कौन कौन से प्रोग्राम्स किस 5 ईयर प्लान में चलाए गए, ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, जिससे आपको ध्यान में रहेगा। क्लियर? समझ में आ गई यहां तक बात? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? पक्का? एनी डाउट? कोई डाउट है? नहीं? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, खत्म करते हैं आज। फिर हम लोग कल मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें।